गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 29 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ नए और कुछ थोड़े से पुराने टॉपिक लेके आया हूं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गुलाबी मीनाकारी और कुछ और आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग पढ़ेंगे। कुछ जीआई टैग्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी G7 की यात्रा की है, लीडर से मिले हैं तो उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिए हैं, तो यहाँ से हम लोग करने वाले हैं। और एक्चुअली आपका जो एडिटोरियल है ना, वो आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से है, द हिंदू से नहीं है। टर्की अग्री कर दिया है, फाइनली किस बारे में अग्री किया है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का इनिशिएटिव है, और G7 कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि दोनों ने अभी मतलब G7 ने भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया है BRI को काउंटर करने के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। NHRC के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, क्योंकि इसने भी थोड़ा बहुत कुछ ट्रक ड्राइवर्स वगैरह के बारे में बोला है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेड सा टॉपिक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पहले हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इस टॉपिक को, इसमें थोड़ा सा एक नया डायमेंशन हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ थोड़ा सा लेजिस्लेटिव और थोड़ा सा जो है कुछ लीगल पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये एक्चुअली थोड़ा सा आप एडिटोरियल सेक्शन से बोल सकते हो। आज वैसे तो हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे आर्टिकल आए नहीं है, इसे हम लोग अपने आप को लकी भी बोल सकते हैं, हमारा समय थोड़ा बच गया, लेकिन मैंने जो है क्या किया, इंडियन एक्सप्रेस से जो है दो आर्टिकल को यहाँ पे उठा लिया है, क्योंकि द हिंदू आर्टिकल में आज कुछ अच्छा खास आया नहीं था, तो ये दोनों इंडियन एक्सप्रेस से हैं। स्पीकर्स पावर और रिपोर्ट ऑफ द नीति आयोग। रिपोर्ट ऑफ द नीति आयोग भी रिपीटेड सा ही है, पहले इसको हम लोग कर चुके हैं थोड़ा बहुत, इसमें कुछ नया डायमेंशन देखने को मिलेगा। चाइना और अफ्रीका, ये जो है आज हम लोग करने वाले हैं। चाइना ने किस तरह से इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया अफ्रीका में, और कुछ MCQs हमारे पास रहेंगे, और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रंट पेज पे एक बार देख लेते हैं क्या है आज। फ्रंट पेज में वैसे कुछ खास है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। फ्रंट पेज पे जो है, बीजेपी सीक्स फ्लोर टेस्ट इन हाउस, CM मेक्स फ्रेश प्ली टू द रेबल्स। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ पहले हम लोग कर चुके हैं, स्पीकर के बारे में थोड़ा जान चुके हैं, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs, वो सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। फ्लोर टेस्ट का बेसिकली मतलब ये है कि जो विधानसभा होती है उसके फ्लोर पे टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब मेजोरिटी जिसके पास होगी सरकार भैया उसकी बनेगी, जो माइनॉरिटी में होगा उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ये पूरा मामला है। और जो शिंदे जी हैं जिन्होंने रेबल कर दिया है, जो कि गुवाहाटी के अंदर 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं बहुत सारे MLAs को लेके, इनका कहना है कि इसको 50 MLAs का जो है सपोर्ट है, तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है शिवसेना जो है पार्टी वो टूट जाए, और हो सकता है ये नई पार्टी बनाए, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी क्या रहने वाला है फ्यूचर में। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया हुआ है स्पीकर को लेके, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज के एक्सप्लेनर सेक्शन में जानेंगे क्या वो पूरा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। G7 टू कैप रशियाज इनकम, तो अलग पुराना सा टॉपिक है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह के लगाने की बातें हो रही हैं। जुबेर पुलिस कस्टडी एक्सटेंडेड फॉर द 5 डेज। जुबेर एक्चुअली एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, ओल्ट करके कुछ, ओल्ट न्यूज करके है, उन्होंने, ये उनके फाउंडर हैं जुबेर, और इन्होंने 2018 में कोई ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट के बारे में सरकार का ये कहना है कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़का रहा है, और इसलिए हम इनको जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल उनको कस्टडी में भेज दिया गया है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे इशू चल रहा है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन वगैरह उस वहां के रिगार्डिंग पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन मेन टॉपिक से आगे जाने से पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि 3 तारीख से, मतलब 3 जुलाई से अभी हम लोग अपना सेकंड फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पे जाके मैसेज करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये फॉर्म का लिंक है जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको भी फिलअप करके आप ले सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें ये सारे नोट्स आपको मिलते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएंगे। कोर्स में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाता है, डेली क्विज रहता है, वीकली क्विज रहता है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, मेन टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप प्रोग्राम आपका होता है, वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलती हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको बेसिकली यहाँ पे आने वाली नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे दोस्तों। गुलाबी मीनाकारी ब्रूच टू इत्तर बॉटल्स, PM's गिफ्ट टू G7 लीडर्स, अ स्लाइस ऑफ द इंडियन क्राफ्ट। देखिए मोदी जी कहीं भी अगर जाते हैं तो हमेशा वहां पे वर्ल्ड लीडर्स को गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट बड़े यूनिक रहते हैं। यूजली हमारे हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे GI टैग होता है, कहीं की कुछ यूनिकनेस होती है, उसको हमेशा जाके गिफ्ट करते हैं। और यहां से देखा गया है कि सवाल भी कई बार आ जाते हैं, क्योंकि वैसे तो ये चीजें न्यूज में रहती नहीं है, लेकिन जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मोदी जी कहीं जाते हैं, वह गिफ्ट वगैरह देते हैं, कई बार रिसीव भी करते हैं कहीं से, तो चीजें थोड़ा सा न्यूज में रहती हैं। ठीक है, तो गुलाबी मीनाकारी ब्रूच जो है उन्होंने
गिफ्ट किया है, बाइडेन को गिफ्ट किया है। तो वैसे तो G7 में बहुत सारे लीडर्स वहां पे गए थे, अलग अलग लीडर्स को इन्होंने अलग अलग चीजें गिफ्ट की हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करके, जो आपके आर्ट एंड कल्चर वाले नोट्स हैं, GI टैग वगैरह जो आपके नोट्स बना रखे हैं आपने, वहां पे आप इन कुछ चीजों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि न्यूज में है। हर GI टैग आपको याद नहीं करना है, जो न्यूज में रहता है सिर्फ वही आपको याद करना है, या फिर जिसने इस साल या पिछले साल GI टैग मिला हुआ है, आप कम से कम उनको तो याद करना ही चाहिए। हर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपके स्टेट के अंदर जहां से आप बिलोंग करते हो, आपका होम स्टेट है, वहां पे कुछ GI टैग है, वो आप याद कर सकते हो, है ना। इंटरव्यू वगैरह में भी कई बार काम आ जाता है वो चीजें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने अलग अलग चीजें जो है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो रामाफोसा जी, उनको जो है ये गिफ्ट किया था। ठीक है, इसे डोकरा आर्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये नॉन फेरस मेटल का बनाया होता है, ये मतलब इसमें आयरन वायरन बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसको लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनाया जाता है। लोस्ट वैक्स कास्टिंग जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन चली आ रही है, आपको बताता चलूं मैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक लोस्ट वैक्स कास्टिंग जो टेक्निक होती है, उससे जो है इस तरह की चीजें बनाई जाती है। आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी डोल्स वगैरह, खिलौने वगैरह मिले थे, वो भी इसी टेक्निक से बनाए जाते हैं। तो 4000 साल से पुरानी भैया ये टेक्निक है। और ये तो इसे आप बोलते हैं डोकरा आर्ट। क्या बोलते हैं? डोकरा आर्ट। ठीक है, विद रामायण थीम। तो रामायण की थीम है, रहती है इसमें, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं ये पूरी की पूरी आर्ट, और उन्होंने उनको गिफ्ट दिया है। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है बाइडेन। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उनको भी जो है मोदी जी ने गिफ्ट किया है। क्या गिफ्ट किया है? गुलाबी मीनाकारी ब्रूच। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, इसे गुलाबी मीनाकारी ब्रूच बोलते हैं, और इसे GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, GI टैग मिला, बनारस से ये है, बनारस से, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये GI टैग आर्ट फॉर्म है। उसके अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स को इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, मैंने लिस्ट आपके लिए बना दी है। जैसे इमैनुअल मैक्रोन के इन्होंने जो है जरी जरदोरी जो है वो बॉक्स जरदोजी बॉक्स दिया है, जो कि J&K से जो है बिलोंग करता है। एक खादी सिल्क बेसिकली सॉरी लखनऊ से बिलोंग करता है, जरी वाला काम जो कपड़े वगैरह के ऊपर होता है लखनऊ में, वहां से बिलोंग करता है। और जो है उसके अलावा जो है इस खादी जो सिल्क रहती है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह रहती है, तो थोड़ा आप देख सकते हो। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जो है, उनको भी इन्होंने कुछ गिफ्ट किया है ना। एक प्लेटिनम हैंड पेंटेड टी सेट, क्योंकि भैया ब्रिटेन में तो चाय फेमस है ना। इंडिया में चाय आया कहाँ से था? ब्रिटेन ही वाले ही चाय लेके आए थे इंडिया में। तो आज भी ब्रिटेन में चाय बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अमेरिका वगैरह में लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं, ब्रिटेन में ज्यादातर लोग चाय पसंद करते हैं। तो वो जो उन्होंने वहां से दी, जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से बिलोंग करती है, तो ये थोड़ा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जस्टिन ट्रूडो को भी जो है इन्होंने एक हैंड निटेड सिल्क कारपेट कश्मीर से जो है वो इन्होंने गिफ्ट किया है। उसके अलावा जो है जर्मन चांसलर को भी इन्होंने कई सारी चीजें गिफ्ट की हैं। उसके अलावा जो है जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विल्डो, उनको भी गिफ्ट की हैं। और अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडिस, इनको भी गिफ्ट किया है। उसके अलावा जो जापान के जो प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी इन्होंने गिफ्ट किया है। एक ब्लैक पोट्री पीस जो है निजामाबाद यूपी से बिलोंग करता है, इन्होंने गिफ्ट किया है। उसके अलावा जो मैकी सोल हैं सेनेगल के प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने भी इनको मूज बास्केट जो है और कॉटन डरीज जो है वो सीतापुर से बिलोंग करती हैं, उन्होंने इनको गिफ्ट किया है। उसके बाद जो है मेरियो दरगही जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी इन्होंने एक मार्बल इनले टेबल टॉप जो है वो गिफ्ट किया है। तो ये थोड़ा सा आप इनके बारे में जानोगे तो आपके जो नोट्स वगैरह हैं आप उनमें हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन यहाँ से डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। कम से कम आप गूगल पे जाके इनकी पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसको इनमें से GI टैग मिला हुआ है, किसको नहीं मिला, उनकी खास बात क्या है, थोड़ा सा आपके नोट्स वगैरह में आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। और आज के जो MCQs पूछे गए हैं वो भी मैंने यहीं से उठाए हैं, GI टैग से उठाए हैं। तो स्क्रीन को पॉज करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपन आंसर दीजिए। ठीक है, तो GI टैग जो है इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द GI टैग। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ये किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, खास चीजें होती हैं जो सिर्फ उसी एरिया में पैदा होती हैं या फिर उसी एरिया में बनाई जाती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं GI टैग। ये जो है किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, किसी ग्रुप को मिलता है जो जिस तरह वहां पे चीजें बनाती हैं। तो बेसिकली जैसे मान लो कोई शॉल है, इसको GI टैग मिला हुआ है, तो इसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है, टैग कि ये उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है। तो कोई और आदमी उस सेम प्रोडक्ट का यूज नहीं कर सकता कमर्शियल तरीके से, बेसिकली इसको लीगल तौर पे प्रोटेक्ट किया जाता है, इसे GI टैग कहते हैं। जैसे बासमती राइस हो गया, वो सारी चीजें ना। तो आपको बताना है कि इंडिया में कौन सा सबसे पहला GI टैग था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, ध्यान रखना ये नोट पूछ रहा है, यहाँ पे कई बार हम लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं, नोट मैच करेक्टली। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली, नीचे वाला जो है करेक्टली है,
इसमें से आपने बताना है कि कौन सा एग्जैक्टली मैच करता है। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपके प्लेट स्टेट में ऐसी कौन सी खास चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं। टर्की बैक स्वीडन एंड फिनलैंड, देखिए आपको मैंने पहले बताया था, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि जो भी नाटो की कंट्रीज होती हैं ये जो है कंसेंसस से काम करती हैं, है ना, ये मेजोरिटी से काम नहीं करती हैं। कंसेंसस का मतलब यह है कि अगर किसी नई कंट्री को नाटो के अंदर अगर ज्वाइन करवाना है तो उसके लिए सारी की सारी कंट्री की मंजूरी होनी जरूरी है, मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा। अगर एक भी कंट्री डिसएग्री करती है तो उसको जो है हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब फिनलैंड और स्वीडन की बात आती है, इसको लेकर टर्की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। हालांकि आई डोंट नो इन टर्की की जो है स्पेलिंग ऐसा क्यों लिखी है, टर्की का नाम चेंज हो चुका है। लेकिन अभी जो है काफी समय से यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका वगैरह टर्की को परसुएट करने की कोशिश कर रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि भैया मान जाइए, फिनलैंड और स्वीडन को भी नाटो का मेंबर बनने दीजिए। टर्की को फिनलैंड के साथ ये समस्या थी कि वहां पे टर्की के अंदर कुछ कुर्दिश रेबल ग्रुप्स हैं जिनको टर्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, जिनको फिनलैंड से और स्वीडन से सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है। तो इसलिए जो है रशिया उनके अगेंस्ट में, चाइना टर्की उनके अगेंस्ट में था, लेकिन कुछ उन्होंने बोला होगा, लालच दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो उन्होंने उनको अभी बोल दिया है कि हम लोग आपको मान सकते हैं, तो जल्दी ही स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो का मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े नाटो की हिस्ट्री वगैरह आप यहाँ पर जान सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री जो है कब ऐड हुई थी, इतना ज्यादा नहीं जानना है। ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो 2020 में ऐड किया गया था, मोंटेनिग्रो को 2017 में। जो लेटेस्ट कंट्री है आप उनको याद कर लीजिए, ये पुरानी वाली कंट्रीज को कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द G7 प्लान टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का इनिशिएटिव है जो कि 2013 में चलाया गया था। ये उस समय चलाया गया था जब चाइना के अंदर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स जो है वो डिक्लाइन पे चल रहे थे। तो भैया चाइना को कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव चलाया था। और इस इनिशिएटिव के तहत क्या रहता है, दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, वो लैंड बेस्ड भी होते हैं और वो सी बेस्ड भी होते हैं। तो मैरीटाइम सिल्क रूट की बात करते हैं और न्यू इकोनॉमिक रूट की बात करते हैं। तो जो रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे जियान जो है, यहाँ से भैया रेलवे नेटवर्क और रोडवे नेटवर्क बनाना है, कहां तक जाएगा, रोटरडैम तक, पूरा जो है सेंट्रल एशिया कवर करके जो है वो जो है यूरोप तक जाता है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, सोच के देखो। ये तो आपको जैसे स्लाइड नजर आ रही है, लेकिन पूरा आधा वर्ल्ड इसने जो है कवर कर दिया है। उसी तरह से अगर मैरीटाइम की बात करते हैं तो मैरीटाइम में आप क्लियरली देख सकते हो, है ना, कितना पूरा, तो लगभग समझ लीजिए आधे से ज्यादा दुनिया इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर की गई है। कई ट्रिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है जो कि चाइना ने उस समय चलाया था। तो बीआरआई के बारे में थोड़ा सा आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से नहीं पता, आपके नोट्स में ऐड नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको ऐड कर सकते हो। 100 से ज्यादा कंट्री ने जो है साइन किया है चाइना के साथ अग्रीमेंट, वो करने वाले हैं इसको। इसके अंदर बेसिकली 5 चीजें होती हैं, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ट्रेड प्रमोशन, फिजिकल कनेक्टिविटी, रेनमीबी इंटरनलाइजेशन। रेनमीबी जो है वो चाइना की करेंसी, आपको पता होना चाहिए, एंड पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट। 5 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और 2 इसके अंदर रूट होते हैं, न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो कि लैंड बेस्ड है, मैरीटाइम सिल्क रूट जो कि सी बेस्ड है। तो साउथ चाइना सी से होता हुआ फिर वो पैसिफिक ओशन से होता हुआ, फिर इंडियन ओशन से होता हुआ फिर वो आ गया अफ्रीका तक और यूरोप तक जाता है। तो ये 2 रूट यहाँ पे होते हैं। अब चाइना ने तो ये प्रोजेक्ट चला लिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कई यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिका वगैरह ने भी इसके काउंटर में कई सारे प्रोजेक्ट चला रखे हैं। जैसे B3W, G7 कंट्री जो है पिछले साल ये चलाया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, है ना, इस नाम से उन्होंने चलाया था, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ब्लू डॉट नेटवर्क जो है ये भी चला रखा है यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, ध्यान रखना चाहिए आपको। ग्लोबल गेटवे के नाम का प्रोग्राम है जो कि यूरोपियन यूनियन ने चला रखा है, ग्लोबल गेटवे। इसमें जो है बहुत सारी कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की हेल्प और टेक्निकल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, वो सब दी जाती है। तो ये तो 3 प्रोग्राम हो गए इसके काउंटर करने के। अभी G7 की मीटिंग में एक और प्रोग्राम चलाया गया है, जो प्रोग्राम एक्चुअली बिल्ड बैक रोड, जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W जिसको कहते हैं, इसकी ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, और इसके लिए जो उन्होंने पैसा अलॉट किया है भैया, वो भी वही थोड़ा बहुत पैसा नहीं है, $600 बिलियन जो है वो उन्होंने उसके लिए निकाले हैं। ठीक है, और आपको बताता चलो कि ये जो प्रोग्राम उन्होंने चलाया तो डेफिनेटली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया ही है। और इस जो पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, इसमें इंडिया भी पार्ट कर रहा है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इंडिया पार्ट नहीं है। क्योंकि इंडिया उसमें इसलिए पार्ट नहीं है क्योंकि एक तो आप ये देख लीजिए कि उसमें चाइना का डोमिनेशन हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है,
जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वहां से होते हुए भी जो है एक सड़क जाती है जिसको इंडिया डेफिनेटली ऑब्जेक्ट करता है। तो ये प्रोग्राम जो है इस समय G7 ने काउंटर करने के लिए चलाया है यूरोपियन G7 कंट्रीज के साथ मिलकर, ठीक है। अब ये जो नया प्रोग्राम उन्होंने चलाया है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स विल द PGI, इस नए प्रोग्राम का नाम है PGII, ध्यान रखना है, नए प्रोजेक्ट का नाम है PGII, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके ध्यान रहना चाहिए। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल यह है क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल है, यहां पे भी है। पहला प्रिंसिपल है भैया क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है। दूसरा प्रिंसिपल है डिजिटल इंफॉर्मेशन के अंदर काम करना है, जिसमें हम लोग 5G 6G की बात करते हैं। तीसरा जो इनिशिएटिव है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। और लास्ट जो इनिशिएटिव है वो ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, वैक्सीन वगैरह वो सारी चीजें बात करता है। अब इसके लिए ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट लिए जा चुके हैं। यूएसए के अंदर एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जिसे DFC कहा जाता है, जो अलग अलग कंट्री में जो है फंडिंग करते हैं। जैसे इन्होंने सेनेगल के अंदर वैक्सीन बनाने के लिए प्रोग्राम चलाया, साउथ अफ्रीका के अंदर जो है उन्होंने प्रोग्राम चलाया हुआ है, इंडिया के अंदर भी उन्होंने जो है $30 मिलियन का प्रोग्राम चलाया हुआ है एग्रीटेक क्लाइमेट सस्टेनेबल फंड 3 के नाम से, जिसमें वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर काम करता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्चुअली 1.2 से लेके $1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है चाइना लगभग। और ऐसा माना जाता है कि 40% से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम में है, या तो वो पूरे नहीं हो रहे हैं, या फिर वहां पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, या फिर वहां पे जो लोकल लोग हैं उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, है ना, वो सारी चीजें हैं। तो ये इसलिए जो है इन्होंने प्रोग्राम चलाया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और जो G7 का प्लान है, इसमें सबसे बड़ा फर्क पता क्या रहेगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ना बहुत सारे सीक्रेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, तो उसको छुपाया जाता है ना, बहुत सारे सस्ते में लोन दिया जाता है, फिर बाद में कंट्री लोन नहीं चुका पाती हैं तो वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाती हैं। G7 के प्लान का बेसिक जो मेन मोटो है वो है ट्रांसपेरेंसी, हर चीज ट्रांसपेरेंट रहेगी, ठीक है, और एक्चुअली जेन्युइनली हेल्प किया जाएगा डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज का। चाइना का ऐसा कोई कंसर्न नहीं है हेल्प वेल्प करने वाला, उनका मेन कंसर्न रहता है भैया पैसा कमाओ, इन कंट्री को डेट ट्रैप में फंसाओ, उसके बाद इनके लैंड को हथिया लो और उसके अपने पर्पज के लिए यूज करो। ये बेसिकली चाइना का पर्पज रहता है। तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने आपको मैप यहाँ पे डाल दिया है, BRI के बारे में हल्का फुल्का यहाँ पे आपको ऐड कर दिया है। NHRC एडवाइजरी टू द सेंटर स्टेट्स ऑन द ट्रक ड्राइवर्स राइट्स। देखिए ट्रक ड्राइवर्स को यूजुअली इग्नोर कर दिया जाता है। इंडिया में लाखों ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि अपने घर से बाहर रहते हैं, है ना, वो लगातार सड़कों पर रहते हैं, लंबे समय तक ट्रक्स चलाते रहते हैं, लेकिन उनके राइट्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। उनकी सैनिटेशन, उनकी हेल्थ, है ना, उनकी सुविधाएं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो बेसिकली NHRC ने कहा है कि सेंटर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक गाइडलाइन टाइप का दिया है और उनसे एडवाइजरी इशू की है कि आप उनके लिए कुछ करिए, उनके लिए जो है टॉयलेट्स वगैरह बनवाइए, है ना, उनको रेस्ट करने के लिए जगह वगैरह प्रोवाइड करवाइए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाइए, है ना, उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करवाइए। तो इस तरह की कुछ कुछ बातें जो है NHRC ने अभी ट्रक ड्राइवर्स के लिए बोली है। तो इसलिए NHRC जो है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये पुराना ही टॉपिक है, मैंने वहीं से इसको कॉपी पेस्ट मारा है, अपनी कोई पुरानी 2-3 महीने पहले की एनालिसिस थी। तो NHRC एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पता होना चाहिए आपको। 1993 में हम लोगों ने कानून पास किया था, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, उसके तहत इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था। फिर 2006 में हम लोगों ने इसको अमेंडमेंट किया था। न्यू दिल्ली में जो इसका जो है हेडक्वार्टर है। ये ह्यूमन राइट का वॉचडॉग होता है इंडिया में। देखिए सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो उसमें आपको जो है कि NHRC का तो देंगे ही देंगे, साथ में सुप्रीम कोर्ट भी दे सकते हैं, साथ में प्रेसिडेंट भी दे सकते हैं, साथ में जो है कुछ और भी एक आधे जैसे कोई नीति आयोग दे सकते हैं। तो आपको उसमें पूछेगा 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4। तो NHRC जो है इट्स अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ठीक है, इस तरह का प्रीलिम्स में यहाँ से डेफिनेटली सवाल बन सकता है, बनता भी है। और ये किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि जो पेरिस प्रिंसिपल हुआ था 1991 में पास हुआ था, उसको लागू करने के लिए इंडिया में ये 1993 में कानून पास किया गया था। ठीक है, 10 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, क्योंकि उस दिन जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पास किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके कंपोजिशन क्या होती है, कौन कौन से इसके मेंबर होते हैं। एक्चुअली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, वो रिटायर भी हो सकते हैं, तो वो इसके जो है मेंबर होते हैं। उसके अलावा मतलब मेन जो चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा और मेंबर होते हैं, वो भी कोई जुडिशरी से होता है, उनके अलग एक्सपर्टीज होती है। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेन्योर कितना रहता है,
3 साल का टेन्योर रहता है और 70 साल की उनकी एज रहती है। अब ये समझ के चलिए कि 65 की एज में कोई जज रिटायर होगा तो डेफिनेटली उसके बाद वो 1-2 साल के लिए उसका कूलिंग पीरियड भी होता है, फिर वो जाके एनएचआरसी को ज्वाइन करते हैं, तो 70 ईयर्स इसलिए यहाँ की एज रखी गई है। रिमूवल कैसे कर सकते हैं? इन द चार्जेस ऑफ द प्रूव्ड मिसबिहेवियर और द इनकैपेसिटी। ठीक है, तो इनको रिमूव करने की प्रोसेस बिल्कुल वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, तब जाके इनको जो है रिमूव किया जाता है। तो लक्ष्मीकांत का टॉपिक है ये, आप डेफिनेटली वहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडीज और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं। तो ये अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा न्यूज में भी था, जैसे मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, ये थोड़ा देर में करेंगे हम लोग एडिटोरियल वाला सेक्शन। स्पीकर्स पावर इन द रिबेलियन, तो ये एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, हिंदू का नहीं है। तो बात ये है, देखिए मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताता चलता हूँ क्या पूरा मामला है ये। मामला ये है कि देखिए अभी जो है शिवसेना के बहुत सारे एमएलए ने जो है वो बगावत कर दी है, और इस समय वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? गुवाहाटी के अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी आपको मैं बताता चलूं कि महाराष्ट्र के अंदर में जो है वो स्पीकर की पोस्ट खाली है काफी समय से, वहां पे डेप्यूटी स्पीकर हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि डेप्यूटी स्पीकर ने बोला कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दो, क्योंकि आपको पता है कि डिस्क्वालीफाई करने की पावर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो है स्पीकर के पास ही होती है। अब यहाँ पे जो है मामला फंस जाता है। मामला ये फंसता है कि वो जो 50 एमएलए हैं, मतलब जितने भी एमएलए हैं जो रेबल हैं, उन्होंने स्पीकर के रिमूवल के लिए एप्लीकेशन डाली है। अब यहां पे दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, स्पीकर का रिमूवल भी एक साथ हो रहा है, वो प्रोसेस भी चल रही है, और वो जो स्पीकर वहां पे बैठे हुए हैं वो उन एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की प्रोसेस भी चला रहे हैं। दोनों ही यहां पे चीजें हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनको डिस्क्वालीफाई करने से मना कर दिया है, उनको थोड़ा समय दिया है, 10-12 जुलाई तक का समय दिया है कि तब तक आप अपनी मेजोरिटी वगैरह को वहां पे प्रूव कर सकते हो। अब यहां पे जो है क्या सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले कुछ केस हुआ था, ठीक है, अंडर आर्टिकल 179 जो है उसे बोला जाता है नामबन राबिया केस, काफी पॉपुलर केस रहा है, अरुणाचल प्रदेश का यह केस था, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगर कोई स्पीकर, अगर उसकी रिमूवल प्रोसेस चल रही है पहले से ही हाउस के अंदर, तो वो आदमी जो है किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की पोजीशन में नहीं है। हालांकि डिस्क्वालीफाई करने की पावर स्पीकर के पास ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और जिसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, लेकिन अगर वो खुद रिमूवल वाली प्रोसेस में है तो भैया वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। इस प्रोविजन का जो है यूज पहले भी कई बार किया गया है, कर्नाटका में इसका यूज किया गया है, जो है कर्नाटका के अलावा मध्य प्रदेश में इसका प्रोविजन का यूज किया गया है। इसी प्रोविजन को जो है महाराष्ट्र के अंदर भी अप्लाई किया गया है, मतलब वहां के जो स्पीकर हैं उन एमएलए को फिलहाल डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खिलाफ रिमूवल की प्रोसेस खुद से चल रही है। राइट, यही पूरे इस आर्टिकल का बेसिकली निचोड़ है। तो इनका कहना है कि भैया स्पीकर की पावर कितनी है, स्पीकर की पावर तब तक रहती है जब तक वो हाउस के अंदर जो है मेजोरिटी उनको सपोर्ट करती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर अब मेजोरिटी आपको सपोर्ट करती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्क्वालीफाई करिए, लेकिन भैया खुद अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है, खुद वो आपको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप कौन होते हो उनको डिस्क्वालीफाई करने वाले? ऐसा नामबियार वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, 2016 का ये केस रहता है। ठीक है, काफी पुराना और काफी पॉपुलर केस है, अरुणाचल प्रदेश वाला। 5 बेंच की जजेस ने, मतलब इस केस को सुनवाई करने के लिए 5 जज बैठे थे, तब इस चीज को किया गया था। तो इसका पूरे का बेसिकली निचोड़ वही निकलता है। तो इस महाराष्ट्र वाले केस में क्या होगा अभी देखने वाली बात है, क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि फिलहाल वो एमएलए डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, और बीजेपी की गवर्नमेंट ने भी गवर्नर के पास चले गए हैं, उन्होंने कहा कि सर जल्दी से जल्दी फॉलोअर टेस्ट करवाइए, और शिवसेना को अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। ये बात पक्की है कि मेजोरिटी अभी उनके पास है नहीं, अगर वो एमएलए उनके लिए फेवर में वोट करते नहीं है तो ये भी सीधी सी बात है, वोट क्यों करेंगे भैया, अगर वोट ही करना होता तो जाते क्यों। तो बेसिकली ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है कि शिवसेना की सरकार वहां पे गिरने वाली है। अब वो बीजेपी की सरकार आएगी, उसको फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो एक अलग बात है ना, या वो अलग अपनी सेपरेट पार्टी बनाएंगे, जो भी रहने वाला है, लेकिन वो सब होगा। नीतीज रिपोर्ट ऑन द गिग इकोनॉमी। देखिए गिग इकोनॉमी के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। गिग इकोनॉमी होता क्या है? गिग इकोनॉमी बेसिकली टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी कोई प्रॉपर एम्प्लॉयर नहीं होता। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज होते हैं, ऐप बेस्ड टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं,
उन सबको जो है बेसिकली गिग वर्कर्स बोला जाता है। इस समय जो है इंडिया में जो है 7.5 मिलियन के लगभग जो है गिग वर्कर्स हैं और नीति आयोग का ये कहना है कि आने वाले 7-8 सालों में इनकी संख्या जो है 23.5 मिलियन हो जाएगी। तो इसीलिए इनके राइट्स को, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नीति आयोग ने एक नई रिपोर्ट निकाली है जिस रिपोर्ट का नाम है इंडियाज बूमिंग गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव्स एंड द रिकमेंडेशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसमें नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि ये जो गिग वर्कर्स होते हैं इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए जैसे इनकम सपोर्ट, पेड सिक लीव, इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह वो उनको प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। की ऑब्जर्वेशन क्या है? की ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कितनी है? बिटवीन 16 to 23%, जो कि दुनिया में सबसे कम कंट्रीज में ऐसा देखा गया है। इवन पाकिस्तान से भी कम हमारे यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन है। ये तो फीमेल का हो गया। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी जो भागीदारी है वो है 36%। तो आने वाले समय में नीति आयोग का यह कहना है कि अगर हम लोग फीमेल को और डिसेबल्ड को अगर एजुकेशन देंगे, अगर उनको स्किल देंगे, तो ये बहुत ज्यादा गिग इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए जो है इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। ठीक है, तो खासकर जो प्लेटफॉर्म जॉब्स होती हैं यहाँ पे वीमेन को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट यहाँ पे करने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे जो स्टार्टअप कंपनीज वगैरह होती हैं, है ना, जो अगर वीमेन को अगर 30% या 30% से ज्यादा उनके वर्क फोर्स में अगर वीमेन होती हैं, गिग जो स्टार्टअप्स होते हैं, तो उसमें जो है सरकार कुछ टैक्स ब्रेक दे सकती है, कुछ इंसेंटिव वगैरह उनको दे सकती है ना, कुछ और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से देके जो है कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकती है, टैक्स वो सब दे सकती है। ऐसा सरकार को करना चाहिए, है ना। और जो ओल्ड एज को जॉब देते हैं, ओल्ड एज लोगों को जॉब देते हैं, उनके लिए भी कुछ इंश्योरेंस कवर वगैरह प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। इस तरह की कुछ चीजें जो है उन्होंने उसके लिए बोली हैं। सिग्निफिकेंस क्या है रिपोर्ट का? सिग्निफिकेंस तो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि जो जेंडर पार्टिसिपेशन है उसके बारे में ये लोग बात करते हैं, और जो गरीब तबका है और जो डिसेबल्ड हैं, वनरेबल सेक्शंस हैं, उनकी अपवर्ड मोबिलिटी की बात करते हैं। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे इन्होंने कही हैं जो कि आप थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में देख सकते हो। ठीक है, एक दो पॉइंट आपको डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है दोस्तों, ये तो हमारा हो ही गया। ठीक है, चाइनाज इंटरवेंशन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हल्का सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं आपको करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कीनिया, जिबूती, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, साउथ सूडान और युगांडा। तो चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है या इसके अलावा और भी जो इनिशिएटिव है, चाइना अब तक जो भी वहां पे करता था अफ्रीका में, अब तक वहां की डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स होती थी उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं करता था। लेकिन चाइना ने अभी अपने स्टैंड को थोड़ा सा चेंज किया है और चाइना वहां की पॉलिटिक्स में अभी थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। क्यों किया है? पीस के लिए। पीस, क्योंकि चाइना के प्रोजेक्ट भैया वहां पे तभी तक सेफ हैं, चाइना की इन्वेस्टमेंट तभी तक सेफ है जब तक वहां पे पीस का माहौल है। अगर वहां पे इंटरनल क्लैशेस होते हैं तो चाइना के प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो जाते हैं, जिससे उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है ना भैया। 1 लाख से लेके 2 लाख तक लोग जो है, चाइना के जो लोग जो है वो अफ्रीका में इस समय काम करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा होता है। प्रोजेक्ट होल्ड होते हैं तो दोबारा से बहुत सालों तक शुरू नहीं हो पाते हैं, इसलिए चाइना जो है अभी थोड़ा बहुत वहां पे इंटरवेंशन उन्होंने करना शुरू किया है। इस पूरे आर्टिकल का बेसिकली निचोड़ यही है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या कर सकते हैं इस पूरे आर्टिकल में, या फिर यहां से इंडिया अफ्रीका की जो रिलेशन है आपको डेफिनेटली उसके बारे में पता होना चाहिए, और चाइना का यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, और इंडिया जापान अफ्रीका जो कॉरिडोर है, ठीक है, जो इनिशिएटिव है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, उसको उस अपने जो नोट्स हैं वो जो टॉपिक है उसके साथ आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक बढ़िया टॉपिक तैयार हो जाता है। एक लास्ट जो हमारे पास आज का एडिटोरियल सेक्शन है वो ये है, अ प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने लायक है, लेकिन फिर भी कुछ एक दो इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो यहां पे हमारे पास जो है एक सेक्शन 62(5) है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, जो कि ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अगर वो जेल में बंद है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, उसको हम लोग वोट नहीं देने देंगे। क्योंकि ये मामला चल रहा है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर जो है अभी इलेक्शन होने वाले थे, ठीक है, वहां पे कुछ राज्यसभा के इलेक्शन थे। उस राज्यसभा के इलेक्शन में
वहां के दो एमएलएज हैं, एक का नाम है नवाब मलिक और एक का नाम है अनिल देशमुख। ये दोनों जेल में बंद हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाला था कि सर आप हमें वोट देने के लिए जेल से छुड़वा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आदमी जेल में बंद है वो वोटिंग नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, जो इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है, बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। लेकिन जिस आदमी को मान लो कोर्ट ने सजा सुनाई, ठीक है, आपको मान लो उन्होंने 2 साल की सजा सुनाई, आपने कोई क्राइम कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी की टांग तोड़ दी, आपको 2 साल की सजा मिली और आप बेल पे बाहर आ गए, आपको बेल मिल गया, आप वोटिंग कर सकते हो। आपको सजा मिली है, आप बेल पे बाहर आए हो 15 दिन के लिए, आप वोटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप जेल के अंदर बंद हो, आपको वोटिंग नहीं करने दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, मान लो आप जेल में बंद हो और आप अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, मतलब आपको अभी सजा मिली नहीं है, आप इनोसेंट भी हो सकते हो। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब तक किसी को सजा नहीं मिलती, जब तक वो आदमी इनोसेंट होता है। तो मान लो आप अंडर ट्रायल हो, अभी आपको सजा मिली नहीं है, आप वोटिंग नहीं कर सकते भैया, चाहे आप इनोसेंट भी क्यों ना हो। लेकिन एक आदमी जिसने क्राइम कर दिया है और वो बेल पे बाहर है, तो वो वोट कर सकता है। और सिर्फ सिविलियन केस में नहीं बल्कि क्रिमिनल केस में भी आप जो है वोट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सिविल केस में बाहर हो, प्रिजन में हो, आपने मान लो कोई डेट वगैरह नहीं दिया, पैसा वैसा नहीं चुकाया बैंकों का, आप वोट नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है, सिविल केस वाला बंदा वोट नहीं कर सकता, लेकिन क्रिमिनल केस वाला बंदा वोट कर सकता है अगर वो बेल पे बाहर है तो ये तो भैया आर्टिकल 14 का डायरेक्ट वायलेशन हो गया ना, जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल पर्संस। तो यहां पे कहां से इक्वालिटी है? आप दो तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो। बेल वाले को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो और जो अंडर ट्रायल है उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो। जबकि बेल वाले आदमी को सजा मिल चुकी है, वो बेल पे बाहर है ना। लेकिन जो आदमी अंडर ट्रायल है, जो इनोसेंट हो सकता है, आप उसको वोट नहीं देने दे रहे हो। तो एक तरह का वायलेशन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जिस आर्टिकल के लिखने वाले हैं वो कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंट्रीज के अंदर अलग अलग रूल्स हैं, जैसे यूके के अंदर, वहां पे अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो 4 साल के लिए जो है वोट नहीं कर सकता। 4 साल तक अगर आपको मान लो सजा होती है तो आप वोट नहीं कर सकते, 4 साल से कम होती है तो आप कर सकते हो। जर्मनी के अंदर क्या है, ओनली पर्संस कन्विक्टेड फॉर द सर्टेन पॉलिटिकल ऑफेंसेस आर डिसएनफ्रेंचाइज्ड, मतलब कुछ खास केसेस में ही जो पॉलिटिकल ऑफेंस होते हैं आप वोट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप वोट कर सकते हो। तो हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने के बारे में सुनवाई कर सकता है और शायद इसके अंदर कुछ चेंजेस हो भी जाएं फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल मामला यही है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जो हम लोग बात करते हैं, तो इस तरह के प्रोविजंस को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज तो क्रिमिनल होंगे, वो बेल पे बाहर आते रहेंगे, वो इलेक्शन भी लड़ते रहेंगे, वो वोटिंग भी करते रहेंगे। लेकिन जो आदमी बेचारा अंडर ट्रायल है, जो गरीब आदमी है, जिसके पास वकील को देने के लिए पैसा नहीं है, वो जेल में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, वो इनोसेंट है, उसको वोट देने का अधिकार भी नहीं है। अरे बाकी तो जस्टिस उसको मिल ही नहीं रहा है, कम से कम वोट तो देने दो, वो तो उसका अधिकार है, लेकिन वो भी उसे छीन लिया जाता है। तो ये कानून के तहत जो इस तरह की चीजें होती हैं, जिसके अंदर हमें चेंजेस करने की जरूरत है ना। तो यही था आज का इसके बारे में। एक एडिशनल एडिटोरियल है प्लान मैन ऑफ इंडिया, जिसमें जो है महानबोलिस जी के बारे में बात की गई है। पीसी महानबोलिस जी जो है बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहे हैं। इंडिया का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसको महानबोलिस प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के आइडिया के ऊपर वो बेस्ड था, जिसमें ये कहा गया था कि इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया को फोकस करना है, खासकर हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना है। तो आप जो है इनके बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि 29 जून को जो है स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। तो इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ही वो मनाया जाता है। इन्हें प्लान मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका बर्थडे है बेसिकली 29 जून को, ठीक है, इसलिए इसको प्लान डे कहा जाता है। तो बड़ी पर्सनैलिटी है, डेफिनेटली इनके बारे में आप जरूर पढ़िए। टैगोर जी के साथ इनके क्या रिलेशन थे, इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स जो इंस्टीट्यूशन है कलकत्ता के अंदर वो इन्होंने एस्टेब्लिश किया, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी रही है, तो जानना जरूरी है इनके बारे में भी आपको, ठीक है। तो आई डोंट थिंक अभी और हमारे पास कुछ बचा है, सारी चीजें हम लोगों ने लगभग क्लियर कर ली हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन रहा है आज बढ़िया वाला। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।